नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल में आपने H3N2 ये टर्म बहुत बार सुनी होगी। एज अ प्रैक्टिशनर शायद आपके मन में इसके बारे में काफी क्वेश्चंस भी होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज के वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लुएंजा टाइप ए H3N2। इन्फ्लुएंजा के ज्यादातर पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस में दो एंटीजेनिकली इंपॉर्टेंट सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, हीमैग्लूटिनिन और न्यूरामाइनिडेज। हीमैग्लूटिनिन के टोटल 18 और न्यूरामाइनिडेज के टोटल 11 डिफरेंट टाइप्स पता चले हैं। इन दोनों प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस को H1N1, H9N2, H7N9, H3N2 ऐसे सबटाइप्स में डिवाइड किया गया है। H3N2 ये वायरस स्वाइन फ्लू कॉजिंग वायरसेस जैसे कि H1N1 को बिलोंग करता है। इसलिए वायरसेस के नेचुरल होस्ट पिग होते हैं। पिग टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन से, इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच करने से या फिर अंडर कुक्ड इन्फेक्टेड पॉर्क खाने से हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन से या फिर इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच करने से हो सकता है। H3N2 इन्फेक्शन में इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 डेज रिपोर्ट किया गया है। सिम्टम्स कॉमन फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि फीवर, कफ, बॉडी एक, हेडेक, थ्रोट पेन, रनिंग नोज, मलेज और रेयरली डायरिया। इन्फ्लुएंजा का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया, जिसमें पेशेंट को सीवियर कफ, ब्रीथलेसनेस और हाइपोक्सिया होता है। एक्सरे चेस्ट फाइंडिंग में पेरीहाइलर और पेरीब्रोंकियल इन्फिल्ट्रेट होते हैं, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। सीवियर केसेस में इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट डेवलप होते हैं, जो कुछ ऐसे दिखते हैं। वायरल निमोनिया में फाइंडिंग यूजुअली बायलैटरल होती है, जबकि बैक्टीरियल निमोनिया में फाइंडिंग्स यूजुअली यूनिलैटरल होती है। अदर लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं रैप्डोमाइलिसिस, एन्सेफेलोपैथी, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड सडन डेथ, जो साइटोकाइंस डिसरेगुलेशन से हो सकती है, और सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हाई रिस्क ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। ये ग्रुप में इंक्लूड होने वाले पेशेंट्स होते हैं 65 इयर्स या ओल्डर अडल्ट्स, 5 ईयर से यंगर चिल्ड्रन। 2 ईयर से यंगर चिल्ड्रन में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। मॉर्टेलिटी रिस्क 6 मंथ से छोटे इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा होती है। न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस जो ज्यादातर बच्चों में होती है, ये पेशेंट्स भी हाई रिस्क में आते हैं। क्रोनिक इलनेसेस जैसे अस्थमा, ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीज जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, किडनी डिजीजेस एंड लिवर डिसऑर्डर्स। ओबीस पेशेंट जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा हो, 19 ईयर्स तक के पेशेंट जिनको एस्पिरिन या सैलिसिलेट कंटेनिंग मेडिकेशन चल रहे हो, इन पेशेंट में रेस सिंड्रोम होने की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन जैसे HIV एड्स, ल्यूकेमिया, जिनको कीमोथेरेपी या कार्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे हो, ऐसे पेशेंट्स। प्रेगनेंसी और 2 वीक्स पोस्टमार्टम ये पीरियड भी हाई रिस्क में आता है। इन्फ्लुएंजा का डायग्नोसिस 3 टाइप की टेस्ट से कंफर्म हो सकता है। नेजल या थ्रोट स्वैब और इंट्यूबेटेड पेशेंट में ट्रकेल एस्पिरेट पे RT-PCR रन किया जाता है। सिमिलर सैंपल्स पे वायरल कल्चर भी कर सकते हैं। सीरम के सीरियल सैंपल में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टाइटर 4 फोल्ड या मोर बढ़ना भी डायग्नोस्टिक माना जाता है। इलनेस की सिवियरिटी असेस करने के लिए एक्सरे चेस्ट एंड सीटी थोरैक्स और आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट से मल्टी ऑर्गन फेल्यूर का पता चल सकता है।
मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कॉमन फ्लू के सिम्टम्स जैसे कि कफ, बॉडी एक, हेडेक, वोमिटिंग और डायरिया के साथ अगर फीवर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो तो ऐसे पेशेंट कैटेगरी ए में आते हैं। पेशेंट को होम आइसोलेशन एडवाइस होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। ओसेल्टामिविर इंडिकेटेड नहीं होती। 24 आवर्स के बाद पेशेंट को इलनेस का प्रोग्रेशन चेक करने के लिए रिव्यू करना जरूरी होता है। अगर कैटेगरी ए के सिम्टम्स के साथ फीवर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो, सीवियर सोर थ्रोट हो या राइनोरिया हो तो ऐसे पेशेंट कैटेगरी बी में आते हैं। इन पेशेंट में सिलेक्टेड हाई रिस्क पेशेंट की आरटीपीसीआर टेस्ट करनी चाहिए और ओसेल्टामिविर इंडिकेटेड होती है। अगर इलनेस में कोई प्रोग्रेशन ना हो तो हॉस्पिटलाइजेशन इंडिकेटेड नहीं होता। अगर कैटेगरी बी के सिम्टम्स के साथ ब्रीथलेसनेस, चेस्ट पेन, हिमोप्टाइसिस, हाइपोटेंशन, साइनोसिस या अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है तो ऐसे पेशेंट कैटेगरी सी में आते हैं। कैटेगरी सी के सारे पेशेंट का आरटीपीसीआर के लिए स्वैब लेना चाहिए। इन पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन और ओसेल्टामिविर इंडिकेटेड होता है। इन्फ्लुएंजा के पेशेंट में अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या फिर 0.6 से ज्यादा के FiO2 पे अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम हो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम हो तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट इंडिकेटेड होता है। पेशेंट अगर इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो तो ARDS प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। इन्फ्लुएंजा में न्यूरामाइनिडेज इनिबिटर्स एज एंटीवायरल यूज होते हैं। दो न्यूरामाइनिडेज इनिबिटर इन्फ्लुएंजा में ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है, ओसेल्टामिविर और जानामिविर। ओसेल्टामिविर 75 मिलीग्राम ओरली एवरी 12 आवरली फॉर 5 डेज दी जाती है। रिनल फेल्यूर में ओसेल्टामिविर का डोज एडजस्ट करना पड़ता है। जैनेमिविर इनहेलेशन रूट से दी जाती है। डोज 10 मिलीग्राम वंस एवरी डे फॉर 5 डेज होता है। जैनेमिविर सीओपीडी और अस्थमा पेशेंट में सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस कर सकती है, इसीलिए इसे अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट में यूज नहीं करना चाहिए। जैनामिविर नेबुलाइजेशन से नहीं देनी चाहिए। दोनों ही एंटीवायरल इलनेस के ऑनसेट के विद इन 24 टू 48 आवर्स शुरू करनी चाहिए। दोनों एंटीवायरल्स की प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ्टी कंफर्म नहीं होती है, बट ये पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आने की वजह से इनमें एंटीवायरल के बेनिफिट रिस्क के कंपेयर में कहीं ज्यादा होते हैं, इसीलिए एंटीवायरल्स यूज किए जा सकते हैं। एंटीवायरल्स हाई रिस्क ग्रुप में प्रोफिलैक्सिस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफिलैक्सिस रूटीनली इंडिकेटेड नहीं होता। इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना, कफिंग या स्नीजिंग के वक्त फेस और नोज को कवर करना, भरपूर मात्रा में पानी पीना, रेगुलरली हैंड वॉश करना या हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना। कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि सोशल गैदरिंग्स, आईज और नोज को बार बार टच करना, क्राउडेड प्लेसेस पे जाना, हग करना या हैंडशेक करना, पब्लिक प्लेसेस पे थूकना या एक दूसरे के काफी पास बैठना। इन्फेक्टेड पर्सन ऑनसेट ऑफ सिम्टम के एक दिन पहले से 7 दिन बाद तक वायरस शेड करता है। बच्चों और इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में वायरस और भी लंबे टाइम के लिए शेड हो सकता है। अगर इलनेस प्रोलॉन्ग या कॉम्प्लिकेटेड है तो पेशेंट इलनेस ठीक होने तक इन्फेक्टिव रह सकता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ये एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की कंपोजिशन पीरियोडिकली रीबैलेंस की जाती है, जिससे कि रिसेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन वैक्सीन में इंक्लूड रहे। वैक्सीन के रिकमेंडेशन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग होते हैं। वैक्सीन 6 मंथ से ओल्डर किसी भी पर्सन को दी जा सकती है। 6 मंथ से 8 इयर्स तक के पर्सन को हर फ्लू सीजन में वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाते हैं। 8 ईयर से ओल्डर सभी को हर फ्लू सीजन में वैक्सीन का सिंगल डोज दिया जाता है।
वैक्सीन का इफेक्ट आने के लिए 2 वीक्स का टाइम लगता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से फ्लू नहीं आता। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के साथ दी जा सकती है। अगर प्रीवियस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के डोज को हाइपरसेंसिटिविटी की हिस्ट्री हो या गिलान-बारी सिंड्रोम की हिस्ट्री हो तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।